अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, जो हमारी अर्थ है वो आपको पता है कि एक प्लैनेट है जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो मैं पहले ये कहूँगा कि आप अंदाज़ा लगाओ कि जो हमारी अर्थ है ये कितने किलो की होगी। अंदाज़ा लगाओ, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, कितने किलो की होगी। चलो मैं बताता हूँ। जो हमारी अर्थ का मास है ना वो एक्चुअली है 6,000,000,000,000,000,000,000,000 और मालूम है कितने ज़ीरोज़ हैं जो लगते चले जा रहे हैं, लगते चले जा रहे हैं। एक्चुअली ये तमाम ज़ीरोज़ मिलाने के बाद किलोग्राम के अंदर हमारे अर्थ का मास आता है। अलोन जो हमारी अर्थ है उसका मास इतना है, जो कि 6 के आगे मैंने 24 ज़ीरो लगाए। अगर आप चाहो तो वीडियो रोक के गिन भी सकते हो। पर एक सोचने वाली बात क्या है, हमें कैसे पता भाई, कोई इतना बड़ा तराजू तो है नहीं कि आज तक हमने जो है वो अर्थ के नीचे रखा हो और उसके ज़रिए हमने अर्थ के मास को मालूम कर लिया हो। तो एक्चुअली थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। उस मैथमेटिक्स के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे अर्थ का मास कितना है। तो ठीक है, समझते हैं मास ऑफ अर्थ को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। कंसिडर करो बच्चों, जो अर्थ है उसके मास को हम जाहिर कर रहे हैं एम ई से। एम ई क्या हो गया? मास ऑफ अर्थ। एम से मास और ई से अर्थ हो गया। एंड उसका जो रेडियस है उसको हम जाहिर कर देंगे आर ई से। आर ई का मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये तो फिलहाल हमने अर्थ को सपोज करा। उसके बाद हम क्या सपोज कर रहे हैं कि उसी के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉल रखी हुई है और उसका मास जो है वो एम के बराबर है। तो दो मासेज हो गए हमारे पास। एक अर्थ का मास है और अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा हुआ एक बॉल है और उस बॉल का मास जो है हम स्मॉल एम से जाहिर कर रहे हैं। ये अर्थ हो गई हमारी। और जो अर्थ का मास है उसको एम ई से जाहिर कर दिया हमने। और इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? सेंटर से लेके, यहाँ से सेंटर से लेके सरफेस तक जो सर्किल का डिस्टेंस होता है, इसको एक्चुअली क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। वैसे रेडियस कहलाता है ना सर्किल के मामले में, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है टोटल, वो डायमीटर होता है और उसका आधा कर देते हैं तो बन जाता है रेडियस। और आर ई मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अर्थ का रेडियस है तो हमने आर ई लिख दिया। इसी के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लिया, एक बॉल सपोज कर ली, जिसका मास जो है वो बराबर है एम के। सही है, ये हमारी कंसिडरेशन है, इतनी लिखनी है। अर्थ सपोज कर दी, अर्थ का मास एम ई है, रेडियस आर ई है और जो ऑब्जेक्ट हमने सपोज करा वो बराबर है एम के। नाउ अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हर बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर, हर बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है और वो जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उनके मासेस के प्रोडक्ट पे और इन्वर्सली डिपेंड करती है उनके सेंटर्स के दरमियान के डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G होता है, पहला मास होता है m1, दूसरा मास होता है m2 और डिवाइड बाय होता है r स्क्वायर। यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये बात देखो कि यही जो पूरी वैल्यू है ये हमारे केस में क्या हो जाएगी? इन दिस केस क्या वैल्यू बनेगी? हमारे केस के अंदर बन जाएगा F इज इक्वल टू कैपिटल G। अब दो मासेस है ना, एक m1 है, एक m2 है। तो दोनों में से किसी भी एक मास को आप m1 कर दो, एक को m2 कर दो। लेट से मैं अर्थ के मास को m1 की जगह पे लिख देता हूँ, तो इसकी जगह पर आ जाएगा me। और जो दूसरा मास है इसकी जगह पे इस बॉल का मास लिख देंगे, यानी कि स्मॉल m आ जाएगा। तो F बराबर आ गया कैपिटल G m e m के बराबर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। उनके सेंटर्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है? अब देखो, एक बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करते हो तो ये आर ई के बराबर है। ये भी तो रेडियस ही है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। और जो हम सपोज करते हैं बॉडी, जाहिर सी बात है वो ना होने के बराबर उसका रेडियस होगा, क्योंकि अर्थ का रेडियस तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है जिसको निगलेक्ट किया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि दोनों के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली किसके बराबर है? वो बराबर है आर ई के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर ई का स्क्वायर। सही है। तो पहले हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करा और फिर देखा कि हमारे केस के अंदर उसकी क्या शक्ल हो जाएगी। तो वो हो सकती है कैपिटल G m e हो सकता है एक की मास की जगह, दूसरे मास की जगह ये स्मॉल m बॉल का मास लिख देंगे और फिर उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको आर ई से जाहिर करेंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फोर्स होती है ना, जिस फोर्स से अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है बॉल को और बॉल को अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स इट्स सेंटर, एक्चुअली वो बराबर होती है वेट ऑफ बॉल के।
ये देखो इनके दरमियान की जो फोर्स है ना उसको हम एक नाम भी दे सकते हैं और उस फोर्स का नाम होता है वेट W, जो कि कहाँ एक्ट करती है, जो कि एक्ट करती है डाउनवर्ड, इस तरीके से ना। भाई हम अगर ऊपर की तरफ उछलते हैं तो एक फोर्स हमें नीचे की तरफ खींचती है, ये वही फोर्स है जिसको W से जाहिर करते हैं और W का फॉर्मूला आपको पता है। तो अगर मैं लिखूँ कि भाई यहाँ पे जो फोर्स लग रही है एक्चुअली वो बराबर है W के, और W को हम जाहिर कर सकते हैं mg से, तो ये हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। सही है। पहले हमने जनरल अप्लाई करा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, तो हमें पता चला F बराबर है G_MEM डिवाइड बाय RE²। और फिर क्या हुआ, हमने बोला कि भाई उस फोर्स का नाम क्या है वो तो पता चले, तो जाहिर सी बात है उस फोर्स को वेट कहते हैं, तो F की जगह पर W या फिर हम mg लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो आप ज़रा ऑब्जर्व करो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर F लिखा हुआ था, है ना। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप देखो F लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल्स होंगी। तो क्या वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास mg बराबर आ जाएगा कैपिटल G MEM ओवर RE का स्क्वायर। ठीक है ना, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू, इक्वेशन 1 की वैल्यू। अब यहाँ पे आपको कुछ कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, m से m को कर देंगे कैंसिल, यानी कि जो बॉडी हम सपोज करते हैं वो तो हमारी मर्जी है ना, तो उसका मास तो कितना भी हो, यहाँ पर उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, m से m ने कैंसिल होना ही है। तो इसका मतलब g बराबर आ गया कैपिटल G me ओवर RE का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई होती है। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है हमारी डेरिवेशन में, लेकिन ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करनी हो ना कॉन्स्टेंट्स की मदद से, तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल हमारी ज़रूरत क्या है, हमें तो कैलकुलेट करना है मास ऑफ अर्थ। तो एम ई को रीअरेंज कर लो, पहले RE² इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और बच जाएगा कैपिटल G और एम ई, और फिर आखिर में एम ई को अलग करेंगे तो कैपिटल G भी जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो ये बन जाएगा स्मॉल g RE का स्क्वायर और कैपिटल G इसके साथ जाकर हो गया डिवाइड। तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ मालूम करने का एक फॉर्मूला आ गया। उस फॉर्मूले के मुताबिक जो मास ऑफ अर्थ है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है और वैल्यू ऑफ जी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो अभी अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे इनकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी कि क्या चीज़ किसके बराबर है। वेयर अगर हम इन सारे डेटा को कैलकुलेट करें तो हमें पता है जी की वैल्यू बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, जिसको आप चाहो तो राउंड ऑफ करके 10 भी लिख सकते हैं। अच्छा, कैपिटल जी भी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, वो है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, नई बात क्या है आप लोगों के लिए, आज तक आप लोगों ने रेडियस ऑफ अर्थ कहीं पर नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल उसको याद करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ अर्थ बराबर होता है 6.4 10⁻⁶ मीटर्स के। ये याद करना पड़ेगा, इसके बिना हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज़ पता है मैं कहाँ पुट करनी है, ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, ताकि मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट हो जाए। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो जैसे इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनेगी एम ई बराबर आएगा 9.8 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था RE का स्क्वायर, तो ये आ गया 6.4 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G लिखा हुआ था। कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11। ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। और टिप दे देता हूँ आप लोगों को एक बार, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको कैलकुलेट करें, तो जो मास ऑफ अर्थ है ना एक्चुअली वो कांस्टेंट है, तो आप सिर्फ इसको लिख के दिखा के डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए जितनी मरतबा चाहो कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट करो, एक ही आंसर आएगा। जब ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो आंसर आता है बराबर 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम के बराबर। अगर आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से करो और आंसर आ जाए 5.9 समथिंग, तो वो भी राउंड ऑफ होके 6 के ही बराबर हो जाता है। तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप पेपर के अंदर ये वैल्यू को याद करके डायरेक्ट लिख दो, ताकि कैलकुलेट करने का जो टाइम है ना वो सेफ हो जाए।
तो ME बराबर आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम, जो कि मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल शुरू में बताया था कि जो मास ऑफ अर्थ होता है वो 6 के आगे अगर 24 जीरो लगा दें तो इतने किलोग्राम की हमारी अर्थ है। अब अगर आप ये कहो कि सर ये तो हमने कैलकुलेट करा है, पता नहीं सही है या नहीं, इसी मास को इस्तेमाल करके रॉकेट्स को स्पेस में भेजा जाता है, सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है और वो सही जगह पे चले जाते हैं, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। तो जितनी भी कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं स्पेस के हवाले से वो इसी मास ऑफ अर्थ को रख के कर रहे हैं 6 एक्सपोनेंट 24 को, और वो करेक्ट आंसर देती हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो मास ऑफ अर्थ आया है एक्चुअली उतना ही है। ठीक है बच्चों, बस इतना ही था आज का हमारा लेक्चर। मास ऑफ अर्थ को हमें ड्राइव करना था और इसकी वैल्यू भी मालूम करनी थी। आई होप सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।